हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम अपने SC/ST एक्ट 1989 की पार्ट नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 जैसे कि हमने पहले भी 2 वीडियोस में भी 2 पार्ट देखे हैं। पहली वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 था, दूसरी में हमारा 3, 4 था। तो कोशिश करते हैं आज तीसरी वीडियो में 4 A और 5 कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम इसे 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आज ये कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5A जो कि बात करता है राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। तो ये जो चैप्टर नंबर 5A है, ये अमेंडमेंट से आया है जो कि 2016 में हुआ था। तो इसका सेक्शन नंबर 15A बात करेगा राइट ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। मतलब विक्टिम कौन है, जो पीड़ित है, और विटनेस कौन है, जो साक्षी है। तो विक्टिम यानी कि पीड़ित और साक्षी दोनों के राइट्स की बात करता है। अब हमने ऊपर जो अपने पहले पार्ट के अंदर कुछ डेफिनेशंस कवर की थी, तो उसी में हमने कुछ सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस देखी थी, जो कि हमारी जिसमें हमारा विक्टिम की भी डेफिनेशन थी और विटनेसेस की भी डेफिनेशन थी। तो हमारी विक्टिम की डेफिनेशन कहाँ थी, EC, और विटनेस की डेफिनेशन कहाँ थी, ED। ये दोनों डेफिनेशन। It shall be the duty and the responsibility of the state to the make arrangements for the protections of victim, their dependents and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violation or threat of violence। क्लोज 1 ये कहता है कि स्टेट का किसी भी तरीके का कोर्शन मतलब प्रपीड़न, कॉन्ट्रैक्ट में इसकी बात की गई है। और कोर्शन, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की जो भी थ्रेट मतलब धमकियां, उनके विरुद्ध अगर कोई पीड़ित है तो उसके आश्रितों यानी कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट की भी हमने डेफिनेशंस देखी है, आश्रितों और साक्षियों के प्रोटेक्शन के लिए व्यवस्था करने की उसकी ड्यूटी और उत्तरदायित्व होगा। क्लोज 2 कहता है A victim shall be treated with fairness, respect and dignity and with due regard to any special need that arises because of the victim's age or gender or educational disadvantage or poverty। सेकंड बात करते हैं क्लोज की जो पीड़िता है यानी कि जो विक्टिम है उससे निष्पक्षता, ठीक है, मतलब फेयरनेस के साथ, बिना किसी निष्पक्षता, रेस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ, तो किसी भी ऐसी स्पेशल आवश्यकता के साथ तथा किसी भी आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की एज या उसकी जेंडर या उसकी एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के डिसएडवांटेज या उसकी पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण होती है उसके साथ व्यवहार किया जाए। तीसरा कहता है ए विक्टिम और रीजनेबल, एक्यूरेट एंड टाइमली नोटिस ऑफ एनी कोर्ट प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग एनी बेल प्रोसीडिंग एंड द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तीसरा कहता है किसी भी विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्तियुक्त, यथार्थ, एक्यूरेट मतलब यथार्थ, और टाइमली समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत की प्रोसीडिंग है और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्टेट गवर्नमेंट पीड़िता को इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के बारे में सूचित करे। इसमें मतलब 15 ने एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसमें राइट्स बताए हैं कि जो विक्टिम है या जो उसके साक्षी हैं उनको क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें क्या क्या मिले, ठीक है। पहला वही, अगर कोई वायलेशन है उनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट गवर्नमेंट अरेंजमेंट करेगी, क्लोज 1 में। क्लोज 2 में वही, अगर कोई गरीबी है, एजुकेशन का डिसएडवांटेज है ना, जेंडर एज, तो उसके बारे में उनकी डिग्निटी यानी कि उनकी गरिमा का ध्यान रखेगी और सम्मान के साथ बिना किसी निष्पक्षता के साथ व्यवहार करेगी। तीसरी वही बात करते हैं कि जो विक्टिम है या उसके डिपेंडेंट है, अगर वो किसी रीजनेबल कार्यवाही की एक्यूरेट और टाइमली नोटिस के साथ कोई प्रोसीडिंग है उनकी, जिसमें उसको बेल वगैरह
जिसमें बेल वगैरह की सम्मिलित है, तो वहां पे क्या होगा, स्पेशल लोक अभियोजक या फिर स्टेट गवर्नमेंट उस विक्टिम को इस कार्रवाई के बारे में सूचित करेगी, यस, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स है। चौथा कहता है विक्टिम और हिज डिपेंडेंट शैल हैव अ राइट, जो विक्टिम है और जो उसके डिपेंडेंट है उनके पास ये राइट होगा कि यथास्थिति स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट दोनों ही को किसी भी डॉक्यूमेंट, है ना, किन्हीं डॉक्यूमेंट या उससे रिलेटेड मटेरियल या उनके विटनेस की प्रेजेंस या उनके एग्जामिनेशन की प्रेजेंट पक्षकारों को समन प्रेजेंट होने के लिए समन करने या उनके उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए एप्लीकेशन देने का राइट होगा। ठीक है। पांचवा कहता है ए विक्टिम और डिपेंडेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू बी हियर्ड एट एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल, डिस्चार्ज, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submission on conviction, acquittal or sentence। कोई भी विक्टिम या उसका डिपेंडेंट, कोई भी विक्टिम या उसका डिपेंडेंट इस एक्ट के अधीन किसी भी कार्यवाही में जो एक्यूज की जमानत है ना, जो भी एक्यूज की जमानत है, अभियुक्त की जमानत या उसका डिस्चार्ज, रिलीज, पैरोल, कन्विक्शन या फिर दोष मुक्ति या दंडादेश पर किसी भी तरीके की कार्यवाही हो या बहस, आर्ग्यूमेंट, है ना, आर्ग्यूमेंट पर और आर्ग्यूमेंट पर या फिर उसको सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई भी कार्यवाही या बहस के संबंध में किसी कार्यवाहियों में सुनने और लिखने, है ना, तेरा फाइलिंग, रिटन सबमिशन, तो सुनने और लिखित तर्क फाइल करने का अधिकार, मतलब हकदार होगा, सॉरी, राइट है, हक है उसमें। 6 कहता है नॉट मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी बात के होते हुए, किसके, सीआरपीसी की किसी भी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ट्राइंग अ केस अंडर दिस एक्ट शैल बी विक्टिम, मतलब पीड़ित, उसके या उसके डिपेंडेंट, जो विक्टिम है वो या उसके डिपेंडेंट जो उसके ऊपर आश्रित हैं, उनको इंफॉर्मेशन देने वाले या साक्ष्यों को ये निम्नलिखित प्रदान करेगी। क्या? पहला, कंप्लीट प्रोटेक्शन सिक्योर, मतलब पूर्ण तरीके से प्रोटेक्शन। बी, ट्रैवलिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब इन्वेस्टिगेशन के टाइम, इंक्वायरी के टाइम और ट्रायल के टाइम उनका यात्रा और मेंटेनेंस, आना जाने का पैसा और मेंटेनेंस का जो भी एक्सपेंसेस है वो। ठीक कहता है सोशल इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इन दोनों के टाइम पर क्या देगा? सामाजिक, आर्थिक पुनर्वास। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, हिंदी में बोलते हैं उसको पुनर्वास। मैं अभी हिंदी के वर्ड्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बड़ी दिक्कत होती है, तो और वैसे भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, सबको दोनों ही लैंग्वेज में सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई मेंस एग्जाम देते हैं तो हमें ट्रांसलेशन करना होता है, ऐसे राइटिंग करना होता है, तो वो दोनों में ही आते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। 7 बात करता है द स्टेट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट about the protection provided to any victim or his dependent, informant or witnesses, and such court shall periodically review the protection being offered and pass appropriate orders। राज्य स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को किसी भी पीड़ित, है ना, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को किसी पीड़ित या उसके डिपेंडेंट, पीड़ित या उसके डिपेंडेंट को इंफॉर्मेशन देने वाले या साक्ष्यों को प्रदान करने वाले, प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में, जो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसे बताएगा कि अगर उसे नहीं पता है कि तुम्हें ऐसे प्रोटेक्शन मिलेगा तो उसकी ड्यूटी है बताने की, बताए, सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय पर स्थापित किए गए संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन की अवधि रूप से उसका रिव्यू करेगा और उसको अप्रोप्रिएट ऑर्डर देगा। 8 कहता है विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 6, कंसर्न स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन made by victim or a dependent, informant or witness in
एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर इट और बाय द स्पेशल प्रोसिक्यूटर इन रिलेशन टू सच। जो हमारा 8 है, ये बात करते हैं कि जो हमारा क्लोज 6 है, हमारे 6 में क्या पढ़ा था कि जो भी सीआरपीसी की होते हुए स्पेशल कोर्ट और इसमें जो भी विक्टिम को प्रोवाइड किया जाएगा कुछ इन्फॉर्मेशन, विटनेस को या डिपेंडेंट को, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या उनको दिया जाएगा। तो वही ये कहते हैं कि जो क्लॉज 6 में आपने उसके ऊपर बिना प्रभाव डाले विशेष यानी कि स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट उसके समक्ष इंफॉर्मेशन देने वाले किसी भी कार्रवाइयों में किसी विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को ये इंफॉर्मेशन देने वाले या विटनेसेस द्वारा ऐसे किसी पीड़ित को इंफॉर्मेशन देने वाले या उसके संबंध में किसी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो भी क्या किया गया एप्लीकेशन मतलब आवेदन, जो भी आवेदन किया गया है आवेदन पर या स्व प्रेरणा से ऐसे उपाय जिनमें कुछ चीजें इंक्लूडेड हैं तो वो कर सकता है। वो क्या क्या चीजें हैं? पहला, कंसीलिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेसेस इन इट्स ऑर्डर और जजमेंट, मतलब जनता की पहुंच योग्य मामले के उसके ऑर्डर या जजमेंट में या किसी रिकॉर्ड ऑफ केस असेसिबल, मतलब इसका मतलब होता है कोई ऐसे अभिलेख जहां साक्षियों के नामों को नाम और उनके पतों को क्या करेगा वो कंसील मतलब छिपाएगा। डी कहता है इशूइंग डायरेक्शन फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी एड्रेसेस ऑफ द विटनेस, साक्षियों की पहचान और जो भी एड्रेसेस हैं उनको डिस्क्लोजर ना करना पड़े उसके लिए एक डायरेक्शन इशू करेगा। टेकन इमीडिएट एक्शन ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट रिलेटिंग टू हरासमेंट ऑफ ए विक्टिम इन्फॉर्मिंग और विटनेसेस एंड ऑन द सेम डे, मतलब जो विक्टिम है उसके या इंफॉर्मेशन देने वाले कोई भी उसके विटनेसेस हैं ऑन द सेम डे, ठीक है, तो उनको क्या करेगा किसी भी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्यवाही करना, टेक इमीडिएटली एक्शन मतलब तुरंत कार्यवाही करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो तो क्या करेगा वो प्रोटेक्शन, है ना, एप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन, और उसी दिन अगर आवश्यक हो तो प्रोटेक्शन के लिए समुचित आदेश पारित करेगा। समुचित मतलब एप्रोप्रिएट, ये हमने आईपीसी में भी है। फिर प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंप्लेंट रिसीव्ड अंडर क्लोज सी शैल बी tried separately from the main case by such court and concluded within a period of 2 months। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कहते हैं प्रोविजो कहता है कि जो क्लोज सी है उसके अधीन, क्लोज सी क्या है ये जो इमीडिएट एक्शन वाला है, ये उसके अधीन जो भी शिकायत में जो भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, शिकायत में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले में अलग रूप से विचारित किया जाएगा, सेपरेटली चलेगी वो बात में, और शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 2 महीने के टाइम पीरियड में उस बात को कंप्लीट, उसकी जो भी चीजें हैं ट्रायल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी वो 2 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन कहता है प्रोवाइडेड फॉर दैट वेयर द कंप्लेंट अंडर क्लोज सी, जहां पे क्लोज सी में कंप्लेंट हुई है इज अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, अगर वो किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है तो कोर्ट शैल रिस्ट्रेन सच पब्लिक सर्वेंट फॉर इंफॉर्मिंग विद द विक्टिम इन्फॉर्मिंग विटनेस एज अ केस में बी इन एनी मैटर रिलेटेड अनरिलेटेड पेंडिंग केस, तो वहां न्यायालय से पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट की परमिशन के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित, रिलेटेड या अनरिलेटेड, है ना, से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में पीड़ित या वो जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले या साक्षी को बाधा उत्पन्न करने में अवरुद्ध करेगा। क्लोज 9 बात करता है हमारा इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड द स्टेशन हाउस ऑफिसर टू रिकॉर्ड, मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या थाना अधिकारी विक्टिम को या सूचना देने वाले को या साक्ष्यों के अभित्रास में क्या करेगा कॉशन, इंड्यूसमेंट या हिंसा या थ्रेट ऑफ हिंसा, है ना, उसके विरुद्ध अगर शिकायत को अभिलिखित करने का उसका कर्तव्य होगा, चाहे फिर वो ऑरली हो या रिटन में दी गई हो, और एफआईआर की एक फोटो प्रति उनको तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। क्लोज 10 कहता है ऑल प्रोसीडिंग ऑफ एन अंडर दिस शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड, जो भी
अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। 11 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंसर्न स्टेट टू स्पेसिफाई एन अप्रोप्रिएट स्कीम टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग राइट। मतलब राज्य का न्याय प्राप्त करने में जो पीड़ित हैं, विटनेसेस हैं और भी साक्ष्यों के निम्नलिखित अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिए समुचित स्कीम विनिर्दिष्ट करने का कर्तव्य होगा। वो एक स्कीम, उसमें क्या चीजें हैं, ये कुछ क्लोजेज हैं, जैसे एक कॉपी रिकॉर्डेड फर्स्ट इन्फॉर्मेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, इमीडिएट रिलीफ कैश, अत्याचार से पीड़ित या उसके आश्रितों को नगद या वस्तु के रूप में तुरंत राहत प्रदान की जाएगी और उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अत्याचार से पीड़ित या उनके डिपेंडेंट या उनके साक्षियों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ डेथ और इंजरी डैमेज टू प्रॉपर्टी, मृत्यु या उपहति या संपत्ति को नुकसान के संबंध में तुरंत राहत दी जाएगी। उनको खाना, पानी, कपड़े और रहने की जगह, मेडिकल व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डेली अलाउंसेस टू विक्टिम, वो भी उनकी व्यवस्था की जाएगी। एफ कहता है प्रोवाइड द मेंटेनेंस एक्सपेंसेस टू एट्रोसिटी, मतलब विक्टिम और उनके आश्रितों यानी कि डिपेंडेंट को क्या दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा, भरण पोषण एक्सपेंसेस दिया जाएगा। जी कहता है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइट ऑफ एट्रोसिटी विक्टिम एट द मेकिंग कंप्लेंट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब सीधा है शिकायत करने और एफआईआर रजिस्टर करने के समय अगर कोई एट्रोसिटी से पीड़ितों के अधिकारों के बारे में उनकी जानकारी उन्हें दी जाएगी, जो ऊपर ऊपर हमने पढ़ा सब कुछ। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, पीड़ितों को और उनके आश्रितों को और उनके साक्षियों को फ्रॉम इंटिमिडेशन एंड हरेसमेंट। इंटिमिडेशन ऑफ हरेसमेंट मतलब अभित्रास, इसको बोलते हैं हम अभित्रास, इसको कहते हैं हम उत्पीड़न, है ना। आई टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटी इंडिपेंडेंट एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट, वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट की जो भी स्थिति है वो पीड़ितों, उनके आश्रितों, उनके संगठनों को जानकारी प्रदान की जाएगी और उनको चार्जशीट निःशुल्क में दी जाएगी। ये कहता है टेक नेसेसरी प्रिकॉशन, मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब चिकित्सीय परीक्षण के समय अब जो भी जरूरत है वो सावधानियां ली जाएंगी। फिर क्या कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट्रोसिटी, राहत कम रकम के संबंध में जो भी पीड़ितों या उनके आश्रितों या संगठनों को जानकारी प्रदान करेंगे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दी जाएगी डिपेंडेंट को एंड विक्टिम्स को। किस चीज की इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पे सबको, इंडिविजुअल एडवांस अबाउट डेट और प्लेस इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की जो भी तारीख है, प्लेस है, पहले से ही उनको इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी, वहां पर होगा। एम कहता है टू गिव एडिक्वेट ब्रीफिंग ऑन द केस एंड प्रिपरेशन फॉर ट्रायल एट्रोसिटी विक्टिम, मतलब पीड़ितों और उनके डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इन सबको भी क्या देंगे, वो मामले पर जो भी ट्रायल की तैयारी के लिए पहले से टिप्पणी दिया जाएगा और उनको एक विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। लीगल एड, लीगल एड मतलब लॉयर वगैरह ऐसा प्रोवाइड करना, फ्री लीगल एड। एंड कहता है टू एग्जीक्यूट द राइट ऑफ एट्रोसिटी ऑन दियर डिपेंडेंट एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस स्टेट, मतलब ये कहते हैं इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रत्येक प्रक्रम पर अत्याचार से जो भी पीड़ित हैं या आश्रित हैं, संगठन हैं, उनके अधिकारों का निष्पादन किया जा सकेगा और अधिकारों के निष्पादन के लिए जो भी आवश्यक सहायता होगी वो सब प्रदान की जाएगी। 12 कहता है इट शैल बी द राइट टू एट्रोसिटी विक्टिम और दियर डिपेंडेंट टेक असिस्टेंस फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्कर, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी विक्टिम है, जो उनके डिपेंडेंट हैं, ठीक है, उनका गैर सरकारी संगठनों, सोशल वर्करों और अधिवक्ताओं में सहायता लेने का अधिकार होगा। ये 12 था। अभी चैप्टर 5 की ओर चलते हैं जो कि मिसलेनियस है। 16 कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन, यहाँ पे फाइन राज्य सरकार को सामूहिक कलेक्टिव फाइन है ना, तो ये कहते हैं जो 10A है, किसका 10 है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो एक्ट है उसका सेक्शन 10A है, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए ये सब लागू होंगे। 17 बात करता है प्रिवेंटिव
प्रिवेंटिव एक्शन टू बी टेकन बाय द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। मतलब लॉ और जो भी व्यवस्था तंत्र मशीनरी है ना, उनके द्वारा कोई भी प्रिवेंटिव मतलब निवारण कार्यवाही के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एनी पुलिस ऑफिसर जो कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर से रैंकिंग नीचे का नहीं होगा, मे ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, अगर वो कहीं से इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उनको, और आफ्टर सच इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद ही मे थिंक नेसेसरी, ऐसी जांच करने के पश्चात जो कि आवश्यक समझे, उनको ये विश्वास हो जाता है कि पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द, जो कि SC ट्राइबल एरिया से रिलेट नहीं करते हैं, ट्राइब से रिलेट नहीं करते, रिसाइडिंग इन और फ्रीक्वेंटिंग any place within a local limit of jurisdiction likely commit offense or threat to this is of the opinion that there is sufficient ground for a proceeding declare such an area to be area of atrocity and take necessary ground। मतलब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई एक पर्सन है जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं है और उसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, तो इस एक्ट के अधीन कोई अपराध करने की उनको लगता है कि यहाँ कोई ऑफेंस हो जाएगा, तो उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है। और उसकी यह राय है कि जो भी कार्रवाई करने के लिए एक प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, सफिशिएंट ग्राउंड है ना, तो वो सफिशिएंट ग्राउंड वहां पे है, तो वह उस एरिया को अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर देगा और शांति और सदाचार बनाए रखने और पब्लिक को ऑर्डर देगा मेंटेनेंस के लिए, ट्रैंक्विलिटी के। क्लोज 2 कहता है प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8, 10 एंड 11 किसके, so far as may be apply for the purpose, किसके चैप्टर है, CRPC के, है ना। हमने तो 2B में हमने देखा था ना कोड मीन्स क्या था इसमें, CRPC। तो जो CRPC के चैप्टर 8, 10 और 11 है, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे कहाँ पर, सबसेक्शन 1 में, ना गुड बिहेवियर वाले ये सब। नेक्स्ट है क्लोज 3 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट 1 और मोर, स्टेट गवर्नमेंट राजपत्र में वही नोटिफिकेशन द्वारा एक या अधिक स्कीमें जो भी उसको ठीक लगेगा वो बना सकती है निवारण के लिए और सुरक्षा के लिए। 18 कहता है वही CRPC की 438 कोड नॉट टू अप्लाई पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस, नथिंग इन दिस सेक्शन 438 of the code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under this act। 438 की कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। 438 क्या है, एंटीसिपेटरी बेल, CRPC में, ठीक है, वो लागू नहीं होगा। 18 में बात करता है नो इंक्वायरी और अप्रूवल रिक्वायर्ड, किसी भी उद्देश्य के लिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई भी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। B इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर, वो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो तो पहले ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी किसी भी जो नेसेसरी चीजें हैं उनका वो नहीं करेगा, अनुमोदन नहीं करेगा। फिर लेकिन कौन सी, वो चीजें जिनके अगेंस्ट है ना, वो चीजें जिनके विरुद्ध इस एक्ट के अधीन किसी ऑफेंस को करने या किए जाने का उस पर पहले से ही अभियोग लगा हुआ है, उस दशा में अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से अलग और कोई मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, पहले वही होगा। क्लोज 2 कहते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 438 कोर्ट शैल नॉट अप्लाई टू ए केस अंडर दिस एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय की किसी भी जजमेंट या ऑर्डर या किसी ऑर्डर मतलब वो डायरेक्शन ऑफ कोर्ट है ना, किसी चीज के होते हुए भी कोड की सेक्शन 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी भी मामले को लागू नहीं होंगे। सेक्शन 19 कहता है कि कोड 360 कोड मतलब CRPC एंड द प्रोविजन ऑफ एन डायरेक्ट्स नॉट टू अप्लाई पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट की सेक्शन 360 तो कोड की और प्रोविजन ऑफेंडर के जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो जो भी है कि 18 वर्ष से अधिक एज के जो भी व्यक्ति के संबंध में वो सब लागू नहीं होंगे, ठीक है, और जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।
सेक्शन 20 बात करता है हमारा एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ। ओवरराइड का मतलब होता है कि अन्य लॉ पर ये क्या इफेक्ट देता है। तो सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग। मतलब इस अधिनियम में जैसा कि दिखाया गया है उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध विधि किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ी या प्रथा या किसी अन्य विधि के आधार पर असंगत मतलब किसी भी इरेगुलरिटी के होते हुए उस पर ये प्रभावी होंगे। 21 कहता है ड्यूटीज हैं ये कुछ गवर्नमेंट की जो कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्रियान्वयन बोलते हैं हिंदी में। जैसे कि कोई सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर राज्य सरकार कुछ ऐसे रूल के अधीन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, उनके प्रभावी रहते हुए कुछ और भी अपने रूल बना सकती है, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना। क्लोज टू कहते हैं कि क्या होंगे वो, बट वो ये बोलते हैं कि इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडिस, मतलब विशिष्ट और किसी उपबंधों के ऊपर कोई भी प्रभाव डाले बिना, उनका इफेक्ट किसी और पे नहीं होगा। मतलब ठीक है, तो जैसे कि पहला यही कि कोई भी ऐसे व्यक्तियों को जिन पर एट्रोसिटीज हुआ है वो न्याय प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं, तो उनको विधिक सहायता देगी। दूसरा कहता है कि द प्रोविजन फॉर ट्रैवलिंग मेंटेनेंस, उनको जो भी उनके विटनेस हैं या विक्टिम हैं, है ना, उनको ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ट्रैवलिंग और मेंटेनेंस का एक्सपेंसेस देगी। तीसरा कहता है कि प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक और सोशल रिहैबिलिटेशन वालों के लिए क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक की व्यवस्था करेगी। फोर्थ कहता है कि अपॉइंटमेंट, ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, किस चीज़ के लिए अधिकार रखे जाएंगे कि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। और फोर्थ कहता है कि फिफ्थ कहता है सेटिंग अप ऑफ कमिटीज, मतलब यहाँ पे कौन करेगा सेटिंग, इन एप्रोप्रिएशन गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि समुचित स्तर पर यानी कि एप्रोप्रिएशन स्तर पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसे उपायों की जो भी रचना या उनका इम्प्लीमेंट करेगी उस सरकार की सहायता से करने के लिए ही ठीक समझा जाएगा, उसके लिए एक सेटिंग अप कमेटी बनाई जाएगी, मतलब कमेटी को बनाया जाएगा, उसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन होगा। 6 कहता है कि इस एक्ट के अधीन जो भी प्रोविजन है उनको बेहतर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी सुझाव होंगे या जो भी समय समय पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। 7 कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज, मतलब उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां SC या ST के संबंध में कोई भी एट्रोसिटीज होने की संभावना है, और ऐसे उपाय करना, उनकी मतलब उनकी पहचान करने के लिए अगर उसे कुछ उपाय करने हैं तो वो भी वो कर सकती है। तीसरा कहते हैं क्लोज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तीसरा कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल टेक सच स्टेप एज मे बी नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट द मेजर्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे उपाय करेगी जो सबसेक्शन 1 के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपबंधों में समन्वय करने के लिए आवश्यक हो। क्लोज 4 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एवरी प्लेस ईयर, मतलब केंद्र सरकार हर साल संसद के प्रत्येक सदन पर इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में स्वयं या उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट रखेगी अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ है तो। सेक्शन नंबर 22 प्रोटेक्शन होता है गुड फेथ के लिए कि कोई भी सूट, ठीक है, कोई भी वाद, कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी अन्य लीगल कार्यवाही जो भी केंद्र सरकार के विरुद्ध या राज्य सरकार या फिर कोई भी अथॉरिटी है सरकार की, ठीक है, या फिर कोई भी ऑफिसर है या अथॉरिटी है, तो उन चीज़ों के लिए वो उनके विरुद्ध नहीं होगी। रूल नंबर 3 रूल मेकिंग पावर किसकी है, ऑफिशियली गैजेट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। वैसे तो सिलेबस में सिर्फ 9 तक है, सेक्शन नंबर 9 तक है, लेकिन फिर भी मैंने आगे करा दिया है। इंपॉर्टेंट जो है वो 1 to 9 ही है, 1 to 9 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड भी अपडेट्स मिलेंगी जो कि SC ST एक्ट से रिलेटेड होंगी। तो जल्द ही मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी आज या कल में, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा।